हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संगीत के इस नए सेशन में। दोस्तों आज देखेंगे हम लोग संगीत के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करेंगे फटाफट समय को न गवाते हुए। लेकिन उससे पहले बस खास छोटी सी एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त की, अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को दोस्तों। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहला कि नंदलाल जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों नंदलाल जी का संबंध, अगर नंदलाल पूछे याद रखिएगा, नंदलाल किनको कहते हैं, वासुदेव के जो लाल हैं यानी कि कृष्ण कन्हैया जी को याद रख लीजिएगा कि उनका जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो वाद्य यंत्र इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों शहनाई, ठीक है। शहनाई यानी कि जब नंदलाल जी यानी कि नंद के जो लाल थे उनका जब जन्म हुआ था तो शहनाई, शहनाई जो है मंगल वाद्य के अंतर्गत आता है ना, तो मंगल बेला थी उनका जन्म हुआ था, तो वो याद आपको इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो नंदलाल जी शहनाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संगीत विशारद ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों देखिए, संगीत विशारद एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसके लेखक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसके लेखक कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका क्या जवाब हो जाएगा, इसके जवाब हो जाएंगे प्रभुलाल गर्ग, ठीक है। जो कि यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन उनका जो उपनाम है यानी कि उनको और क्या नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काका हाथरसी। इनका जो मूल नाम है वो क्या है, प्रभुलाल गर्ग, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संगीत विशारद के लेखक प्रभुलाल गर्ग हैं। इन दोनों में से कोई भी आपको नाम दे दे, या काका हाथरसी दे या फिर प्रभुलाल गर्ग दे, तो दोस्तों जवाब यही होगा, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 3 का, क्या पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी ख्याल गायन के समान दक्षिण का खाली स्थान है। दोस्तों देखिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हमारे एक जो गायन जो है ख्याल गायन, इसके समान जो है दक्षिण यानी कि कर्नाटकी संगीत पद्धति में किसके समान है ख्याल गायन, क्या जावली के, कृति के या वर्णम के। तो इतना में ही है पढ़ना है, इसलिए हम लोग आगे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृति के समान है। ख्याल गायन जो है किसके समान है, तो कृति के समान माना जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे तो कृति हो गया, ये जो आपका ठुमरी जो है आपके जावली के समान है। हमारे यहाँ का जो ठुमरी है वो वहाँ के जावली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वर्णम, तो वर्णम ये किसके प्रकार होते हैं, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ख्याल के समान तो हो गया आपका कृति, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ख्याल के समान वर्णम भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वैसे मुख्य रूप से आपका कृति ही है, ठीक है। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, चौथा नंबर का, कि मिथिला में कजरी गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए कजरी, कजरी कहाँ का भाई लोग ने ये है, तो इसका अगर जवाब आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो जवाब क्या देना है इसका, कजरी को देना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। कजरी जो है आपका, कजरी जो है एक क्या है, कजरी गीत जो है ये आपका जो होता है सावन मास में, तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से माना जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा कि कजरी गीत को मिथिला क्षेत्र में, ठीक है, मिथिला जब बिहार वाला हम सेशन जब करवा रहे थे तो उसमें भी करवाए थे आपको, तो मिथिला क्षेत्रों में कजरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको मल्लार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक समा चकेवा है। समा चकेवा क्या है, ये आपका त्यौहार किसका है, तो भाई बहन का त्यौहार है। ये प्रश्न पूछा जाए कि ये इसमें त्यौहार है किसका, तो आपको याद रखना है भाई बहन का त्यौहार है समा चकेवा, और कजरी को मिथिला क्षेत्र में मल्लार के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में वर्णम के कितने प्रकार हैं। देखिए वर्णम के जो प्रकार की अगर हम बात कर लेंगे तो वर्णम के जो है कर्नाटक संगीत पद्धति में दोस्त कितने प्रकार हो जाते हैं। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, क्योंकि वर्णम जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्णम होते हैं, एक आपका हो जाता है चौक वर्णम, दूसरा हो जाता है क्या पद वर्णम, तीसरा हो जाता है क्या ध्वरु वर्णम, ठीक है, ध्वरु वर्णम, और चौथा क्या हो जाता है तान वर्णम, ठीक है। तो वर्णम के अगर प्रकार की अगर बात कर लेगा तो 4 प्रकार, चौक वर्णम, पद वर्णम, ध्वरु वर्णम और तान वर्णम, ठीक है। ये वर्णम के 4 प्रकार हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, रहमत खां किस घराने के कलाकार हैं। देखिए रहमत खां, याद रखिएगा रहमत खां जो ये घराने के जो कलाकार हैं दोस्तों, ये माने जाएंगे कहाँ के, तो इनका जो है आपका कलाकारी जहाँ के की ग्वालियर से है। तो ग्वालियर के यानी कि जहाँ के कौन थे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे। जहाँ के कौन थे, तो आपके विनायक राव पटवर्धन जी थे। जहाँ के कौन थे, तो वहाँ आपके और पॉपुलर जो लोग थे यानी कि ओमकारनाथ ठाकुर जी थे। तो वहीं से इनका भी घराना है रहमत खां का घराना, और ग्वालियर घराना को सबसे पुराना घराना भी माना जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कीर्तनम में कितने भाग होते हैं। देखिए कीर्तनम दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न हमारा कि कीर्तनम में कितने भाग होते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब दोस्तों वैसे तो देखिए इसका जो है मुख्य रूप से कहीं और जगह जवाब मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 माना जाता है। ठीक है, एक बार इसको जरा सा दोस्तों आप लोग भी कंफर्म हो लीजिएगा कि 3 वास्तव में है या नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, ये प्रश्न तो मिला लेकिन इसका उत्तर जो है वो नहीं मिला, तो इसके कारण जरा सा इस पे आप लोग गौर कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका जवाब मैं 3 दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है। तो दोस्तों लेकिन एक बार आपको कहीं ना कहीं देखकर आपको भी कंफर्म होना है, उसके बाद 3 जवाब देना है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 6 स्वरों वाली मूर्छना क्या कहलाती है। दोस्तों देखिए एक चीज होता क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ प्रश्न कभी कभी गलती से मिस्टेक, जैसे कहते हैं ना भाई यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो भाई गलती से मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, शायद मन में कुछ और चलता है और बोल कुछ और देते हैं, तो शायद कुछ गलतियां कभी कभार हो जाती है। ठीक है, तो उसको जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं, उसको हम सुधार भी देते हैं। लेकिन दोस्तों बस ऐसा न समझिएगा कि आप लोग को मैं गलत बता रहा हूँ या फिर गलत करवा रहा हूँ। दोस्तों कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, कभी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स सबसे आगे निकलें और मेरे जो जितने मेरे पढ़ाए गए हैं और सभी जो है मेरे ही पढ़ाए हुए प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए, बस यही मेरा उद्देश्य होता है, सबसे ज़्यादा जो है विद्यार्थी मेरे ही निकले। ठीक है, तो चलिए ऐसा नहीं सोचना है, बस जो कुछ गलत हो आप लोग को कमेंट करके मुझे बता देना है, उसको मैं ठीक ठाक कर दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि 6 स्वरों वाली मूर्छना क्या कहलाती है। दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, 6 स्वरों वाली जो मूर्छना है उसका क्या नाम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि औडव में कितना, औडव में 5, साडव में 6 और संपूर्ण में 7। तो लेकिन यहाँ मूर्छना के जो यहाँ पे जो प्रकार हैं, 4 प्रकार होते हैं ना मूर्छना के, तो उनमें से एक आपका ये पूछ रहा है कि 6 स्वर वाली जो मूर्छना होती है उसको किस नाम से, तो वो क्या कहलाती है, तो वो साडविता कहलाती है। ठीक है, और जिसमें 5 स्वर वाली मूर्छना औडविता। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ये आपका साधारणीकृता जो होता है वो उसमें क्या होता है, अंतर्गंधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना होता है। ठीक है, तो ये चीज भी पूछा जाता है कि अंतर्गंधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना कौन है, तो आपको याद रखना है साधारणी। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा साडविता। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा है कि नाट्य कुतुब के कितने भेद माने गए हैं। देखिए कुतुब किसको कहा जाता है भाई, सबसे पहले ये चीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत बार मैंने करवाया है और बहुत अच्छे दोस्त आप लोग कमेंट करते भी हैं, क्योंकि मैं लगातार देखता हूं कुछ लोगों का कमेंट्स आता भी है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोग तो कमेंट करेंगे ही। तो दोस्तों आप लोग नहीं भी अगर जानते हो तो देख कर भी उस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, ताकि आपका जो याददाश्त है वो जरा सा और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो नाट्य कुतुब के कितने भेद माने गए दोस्त, तो नाट्य कुतुब के जो भेद हम बात कर लेंगे तो भेद माने गए हैं ये आपके 3 प्रकार के। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि इसमें अगर 3 प्रकार होगा तो कौन कौन सा हो जाता है, तो एक आपका होता है उत्तम कुतुब, अधम कुतुब और मध्यम कुतुब। ठीक है, लिखते हैं उत्तम कुतुब, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाता है अधम कुतुब और आपका क्या हो जाता है मध्यम कुतुब। ठीक है, मध्यम। तो ये आपके 3 प्रकार के कुतुब बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राग भैरवी का वादी संवादी वादी स्वर बताएं। ठीक है, संवादी नहीं पूछ रहा है, संवादी तो वैसे भी आपको मैं यहाँ पे बता ही देने वाला हूँ। तो राग भैरवी का जो वादी स्वर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, तो भैरवी का वादी स्वर म और संवादी इसका सा हो जाता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है वादी, इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म इसका क्या हो जाएगा। अगर हम इसकी भैरवी की अगर सम प्रकृति राग के बारे में बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा विलास खानी तोड़ी। ठीक है, विलास खानी तोड़ी। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है कि इसका संप्रकृति राग क्या हो जाएगा, विलास खानी तोड़ी। गायन समय कब हो जाएगा, तो प्रातः काल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें याद रख लेना, वादी संवादी म वादी और संवादी आपका सा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां के बाद 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग भैरव को दक्षिण संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, राग भैरव। जैसे कि हमारे यहाँ भैरव जिसमें कि आप जानते हैं इसका वादी संवादी क्या होता है, वादी ध और संवादी इसका रे होता है। और भैरव जो है ये भैरव थाट से उत्पन्न राग है, यानी कि आश्रय राग माना जाता है। गायन समय इसका भी कब होता है, तो प्रातः काल में हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे वहीं इसके भैरव, तो इसका जो संप्रकृति राग वगैरह हो जाता है वो क्या हो जाता है, कलिंगड़ा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि राग भैरव के दक्षिण संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं, इसका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायामालव गौड़। ठीक है, भैरव का जो दक्षिण संगीत में नाम है वो मायामालव गौड़ है। और धीर शंकराभरण किसका है, यहाँ की अगर बात कर लेंगे तो ये आपका बिलावल का है। ठीक है, धीर भरण शंकरा वहाँ का जो नाम है ये आपका बिलावल का है। और मेज कल्याणी यहाँ पे कल्याण का है। ठीक है, कल्याणी का है।
तो ये आपका ये हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं 12वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि बटोहिया गीत इनमें से किसको दर्शाता है। तो बटोहिया गीत जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो गीत है दर्शाने वाला है, तो ये किसको, ये भावनाओं को प्रकट करता है। किस चीज का, यानी कि देश से आप कितने प्रेम करते हैं, देश प्रेम की भावनाओं को इस गीत के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्र प्रेम। ठीक है, बटोहिया गीत का संबंध किसको दर्शाता है, राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि नचारी इनमें से किसको कहा जाता है। नचारी क्या विद्यापति के गीतों को, या फिर विद्यापति के गाँव को, या विद्यापति के जीवनी को। दोस्तों देखिए नचारी जो है आपके, नचारी किसको कहा जाता है, तो नचारी विद्यापति के गीतों को कहा जाता है। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर दोस्तों वही हम बात कर लेंगे कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मैथिली कवि के नाम से भी जाने जाते थे। ये मैथिली के थे, मैथिली कवि के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 14 हमारा प्रश्न क्या है कि मांड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए मांड क्या है, मांड गायन शैली है। ठीक है, मांड क्या है, एक गायन शैली है जो कि कहाँ की गायन शैली है, तो राजस्थान की गायन शैली है, राजस्थान की गायन शैली है। और इसको जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, यही पूछ रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोक रागिनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न बनेगा कि लोक रागिनी के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मांड दिया रहेगा, फिर आपको मांड को चुन लेना है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे जो है जवाब, तो किसी प्रकार से भी प्रश्न को पूछे हर प्रकार से आपको जवाब के लिए तैयार रहना है। तो लोक रागिनी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जिस स्थान पर जाति गायन का प्रथम खंड, देखिए जाति गायन क्या होता था प्राचीन काल में, तो जाति गायन नहीं होते थे, तो वो क्या होते थे, खंड में बटे हुए होते थे। तो जिस स्थान पर यानी कि जो आपका जाति गायन जो है जिसका प्रथम खंड समाप्त होता था, उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसको जो है आपको किस स्वर के नाम से बताना है। तो जिस स्थान से जाति गायन का प्रथम खंड समाप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था उसे क्या क्या कहते थे, न्यास के स्वर। ठीक है, अपन न्यास के स्वर या फिर आपके न्यास के स्वर, संन्यास के स्वर, तो ये आपके हो जाएंगे इसका जवाब। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जहाँ पे जाति गायन जहाँ पे समाप्त होता था तो वो आपका होता था न्यास, और जहाँ से जाति गायन प्रारंभ होता था वो क्या होता था, अंश। ठीक है, ये आपका मैं बता दूं प्रारंभ होता था, और जहाँ पे पूरा जो है समाप्त हो जाता था, पूरा जो है समाप्त होता था, और उसके खंड जहाँ पर समाप्त होते थे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे अपन्यास के स्वर या फिर संन्यास के स्वर कहा जाता था, अपन्यास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई, उनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मतंग ने कितनी गीतियां बताई। वैसे देखिए गीतियों की संख्या अगर केवल पूछे तो गीतियों की संख्या आपको कितनी बतानी है, 5 बतानी है। कौन कौन सी, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। ये गीतियां कितनी है, गीतियां 5 है। ठीक है, लेकिन अगर मतंग के हिसाब से अगर पूछ ले कि मतंग ने कितनी गीतियां बताई है, तो गीतियां की अगर बात करेगा तो आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। मतंग ने कितनी गीतियां बताई है, तो 7 गीतियां बताई है। कौन कौन सी, तो इसमें हो जाएगा आपका शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा और विभाषा। देखिए जो मैंने बताया ऊपर अभी 5, तो उसमें एक आपका जुड़ गया है भाषा, और दूसरा क्या जुड़ा है, विभाषा। तो उसमें 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। तो शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी और भाषा और विभाषा, ये आपके हो गए 7। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर का कि रागमाला को दक्षिण संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं। देखिए रागमाला, यहाँ पे ऑप्शन पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे कहा जाता है रागमाला। यहाँ पे जो है आपको, तो इसको दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है, तो दक्षिण संगीत में ये आपका हो जाता है स्वर मालिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राग मालिका को दक्षिण संगीत में स्वर मालिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राग मालिका भी ऑप्शन में, इसलिए इसको जो है आप लोग को अवॉइड करके चलना है। ठीक है, तो इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर की नवावरण के रचनाकार किन्हें माना जाता है। नवावरण, तो देखिए नवावरण हो या फिर आपका पंचलिंगा हो। ठीक है, नवावरण हो या फिर आपका कौन सा हो, पंचलिंगा, इन दोनों के जो है आपके रचनाकार कौन माने जाते हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षितर माने जाते हैं। ठीक है, ये किन की रचना है, तो ये रचना किन की है, नवावरण किन की रचना है, तो नवावरण जो रचना है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की है। और ये आपके त्यागराज की अगर हम बात कर लेंगे तो नौका चरित्रम इनकी रचना है, नौका चरित्रम। ठीक है, इनकी रचना क्या है, नौका चरित्रम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्त, अगर आप श्यामा शास्त्री का अगर कोई रचना जानते हैं तो जरा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट कि श्यामा शास्त्री का कौन सा रचना किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर का कि किस राग का
नाम संगीत के दोनों पद्धतियों में समान है, यानी कि आपके हिंदुस्तानी और कर्नाटकी की बात कर रहा है, तो कौन सा वैसा राग है कि जिसका नाम जो है वो दोनों पद्धतियों में समान है, यानी कि वही नाम हमारे यहाँ भी और वही नाम कर्नाटकी संगीत में भी। तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्त, क्योंकि आपका तोड़ी जो है वो सामान्य नाम से है, यानी कि दोनों यहाँ भी है हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में और कर्नाटकी संगीत पद्धति में भी है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाश्चात्य संगीत में रेखाओं के दो विभाग करके, ठीक है, रेखाओं के दो विभाग कर दिए, तो ये जो रेखा है इसके दो विभाग करके कितने सप्तकों का निर्माण किया जाता है? तो इनमें अगर बात कर लेंगे कितने सप्तक का निर्माण किया जाएगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 सप्तकों का निर्माण किया जाता है पाश्चात्य संगीत में दो विभाग करके। किसमें? संगीत के जो रेखा होते हैं, तो इन रेखाओं का अगर हम दो विभाग कर देंगे तो इसमें 4 सप्तकों का निर्माण किया जाता है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 21 नंबर, पाश्चात्य संगीत में अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर कौन सी रेखा खींची जाती है? जैसे आप जानते हैं कि कितनी लाइनें होती हैं, तो 11 लाइनें होती हैं इसमें, 11। तो इसमें अगर मान लीजिए और स्वर लिखने हो तो इसके लिए जो अधिक और जो रेखा खींची जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब हो जाएगा क्या? तो उसको कहेंगे हम लोग लेजर लाइन, ठीक है। लेजर लाइन के द्वारा क्या होता है कि स्वरों को बढ़ाया जाता है, तो अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर हम लेजर लाइन खींचते हैं और स्वरों को क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि गोपीनाथ गोस्वामी किस वादन के लिए जाने जाते हैं? देखिए गोपीनाथ, तो गोपीनाथ गोस्वामी अगर हम बात कर लेंगे तो ये किस वादन के लिए? इसको जवाब देना है बेला। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा जवाब हो जाएगा क्या? बेला। तो गोपीनाथ गोस्वामी किस वादन के लिए जाने जाते हैं? तो गोपीनाथ स्वामी जो है आपके बेला वादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, बेला। अगर गोपीनाथ के अगर गुरु की बात कर लेंगे तो गुरु कौन हो जाएंगे इसके? आसिक अली, ठीक है, आसिक अली इनके गुरु हो जाएंगे। गोपीनाथ गोस्वामी के गुरु आसिक अली हो जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नंबर 23 हमारा प्रश्न है कि विभिन्न स्वर समुदाय जो नियमबद्ध तरीके से बंधे हुए हों, यानी कि विभिन्न स्वर समुदाय, यानी कि वैसे स्वर समुदाय जो क्या होते हैं? नियमबद्ध तरीके से बंधे हुए हों, यानी कि अगर हम सा के बाद अगर हम ग लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसके उसी क्रम से आगे छोड़ छोड़ कर हमको चलना है, क्योंकि यहाँ पे हम रे छोड़े तो ग के बाद म छोड़ेंगे, प आएगा, तो यानी कि कोई ना कोई क्रम में बंधा हुआ होता है, जैसे सा ग रे म, तो ये आपके इस तरह से क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहला जाते हैं अलंकार, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न स्वर समुदाय जो नियमबद्ध तरीके से बंधे हुए हों उसे क्या कहते हैं? उसे अलंकार कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यानी कि शास्त्र, यानी कि शास्त्र जिसमें कि हम क्या कहते हैं, वैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्रिया के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, एक आपका शास्त्र होता है और दूसरा क्या होता है? क्रिया पक्ष। तो यहाँ पे 2 होता है, तो यही दोनों यानी कि शास्त्र पक्ष और क्रिया पक्ष दोनों का जानकार को क्या कहा जाता है? तो संगीत में पूछ रहा है भाई, तो दोनों के जानकार को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वाग्यकर, यानी कि गद्य और पद दोनों जो है आपके रचना कर सकता है, ये भी कहा जाता है। और शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष दोनों मजबूत हो, यानी कि वो लिखकर वो बहुत बढ़िया से उसको संजोग भी कर सकता है और करके भी उस चीज को दिखा सकता है बहुत अच्छा से, तो ये आपका क्या? वाग्यकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है कि एक ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? देखिए एक ताल, हम जानते हैं कि देखिए ताली की बात हो रहा है, खाली की हम बात कर लेते हैं, तो 2 खाली होता है इसमें एक ताल में, एक आपके तीसरी मात्रा पर और दूसरी आपके कहाँ? 7वीं मात्रा पर खाली होता है, तो ये आपका 2 इसमें खाली हो जाता है। तो एक ताल में अगर मात्राओं की बात करें तो कितनी मात्रा? 12 मात्रा। इसके विभाग कितने? 6 विभाग। और एक कैसा ताल है? तो समपदी ताल है, ठीक है, संपदी ताल है, ये चीज आपको याद रखना है। अब आते हैं इसमें खाली का संख्या कितना है? खाली आपका इसमें टोटल 4 खाली है दोस्त, ठीक है, कितने? 4 खाली हैं, कितने पे? 15, 9, 11, यानी कि 1, 5, 9, 11, ये आपके इसमें 4 ताली हैं, सॉरी ताली है यहाँ पे ना, ये 4 ताली हैं। तो तालियों में हम पूछा जा रहा है कि दूसरी ताली, तो भैया पहला तो पहली पे पड़ रहा है, दूसरी ताली किस पे पड़ेगा? तो 5वीं पे पड़ेगा, तीसरी 9वीं पे, चौथी किस पे? 11वीं पे। तो पूछ रहा है दूसरी, तो जवाब क्या देना है हमें? तो दोस्त जवाब देना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं मात्रा पे क्या होगी? दूसरी ताली पड़ जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए सेशन मजा आ रहा होगा, तो दोस्तों आप लोग शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ प्लीज़, क्योंकि आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं तो कर दिया कीजिए, क्योंकि उन लोगों का भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? देखिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की अगर बात हो तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में। अगर पूछेगा वही कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो
तो 1954 ईस्वी में हुआ, ये आपको याद रखना है। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 1954 ईस्वी, यानी कि आपके 1954 जब ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, उसी समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की भी स्थापना हुई थी, यानी 1954 ईस्वी दोनों का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो हेमा मालिनी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी जगत के जो है बॉलीवुड की जो है अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। तो ये हेमा मालिनी का जो संबंध है ये आपके कहाँ से संबंध हो जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों आपको मोहिनी अट्टम जवाब, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि भारतनाट्यम से भी इनको जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो भारतनाट्यम हम दोनों को यहाँ पे शामिल कर लिए, इसलिए हम जवाब क्या देंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन आपका ज़्यादा जो है आपके साथ क्या होता है कि मोहिनी अट्टम से ही देखा जाता है। तो जब आपके पास जो ऑप्शन आएंगे, प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में, तो आपको या तो मोहिनी अट्टम देखने को मिलेगा या आपको भारतनाट्यम देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग धैर्य से जवाब दीजिएगा। तो हेमा मालिनी का संबंध वैसे मुख्य प्रायिकता आपकी मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसलिए जवाब हमारा मोहिनी अट्टम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर का कि कजरी किस शैली में गाया जाता है? देखिए कजरी जो है सावन मास में गाया जाता है, और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की कजरी जो है काफ़ी फेमस है, और कजरी जो है वहाँ जो है बहुत प्रचलित है। वैसे तो कजरी बिहार की हम बात करें तो बिहार में भी प्रचलित है, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? अगर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ऑप्शन में हो तो एक से अधिक वाले में नहीं जाकर आपको उत्तर प्रदेश को चुन लेना है। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर प्रदेश ही उत्तर हो जाएगा। तो कजरी किस शैली में गाया जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठुमरी शैली में कजरी गाया जाता है। और ठुमरी के लिए जो है सुप्रसिद्ध जो गायिका है आपके कौन? गिरिजा देवी को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद के किस वाणी से है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं? तो ध्रुपद की 4 वाणियां हैं। कौन कौन सी भाई? एक आपका हो जाता है खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी, और आपका क्या हो जाता है? एक और आपका नौहार वाणी। तो ये 4 वाणी आप लोग लिख लीजिए। और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि स्वामी हरिदास का संबंध किससे है। देखिए स्वामी हरिदास जी का जो संबंध हो जाएगा वो आपके डागुर वाणी से हो जाता है, जिससे कि किसका आपके ब्रजचंद का भी है। ठीक है, ब्रजचंद का भी है और आपके स्वामी हरिदास जी का भी है डागुरवाणी से। अगर हम गोबरहार की हम बात कर लेंगे तो इसका संबंध तानसेन से माना जाता है, तानसेन। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन। खंडार की अगर हम बात कर लेंगे, खंडार वाणी की संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे समोखन खां से माना जाता है। समोखन खां कह लीजिए, समोखन सिंह कह लीजिए, पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिल जाता है भाई। और अगर हम बात कर लेंगे चौथा वाणी जो आपका नौहार वाणी, तो ये आपके किससे हो जाता है? श्रीचंद। ठीक है, आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, श्रीचंद से माना जाता है नौहार वाणी का संबंध। तो ये आपके थे ध्रुपद के, और ये हमारा था अंतिम प्रश्न। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है? आप जरा कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग इसमें से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।